हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कस्टमर रिलेशंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब टाइम के साथ कैसे कस्टमर रिलेशन चेंज हुआ और क्या ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग थी और क्या रिलेशनशिप मार्केटिंग थी। ठीक है, हम लोग कैसे शिफ्ट कर गए किधर की तरफ, रिलेशनशिप मार्केटिंग की तरफ। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं और ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में क्या हम लोग सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म रिलेशन के बारे में सोचते हैं कि अभी क्या हमें सिर्फ बेचने के बारे में सोचते हैं कि किसी तरह सामान सेल हो जाए हमारा। ठीक है, उसके बाद की बात हमें कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो क्या होता गया कि हम लोग किस पे फोकस करते गए, रिलेशनशिप मार्केटिंग पे। और रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में सोचते गए। ठीक है, और उससे क्या हुआ कि हम लोग का कस्टमर रिलेशंस बनाने का जो तरीका था वो क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, अब बहुत सारी कस्टमर रिलेशंस बन चुकी हैं तो अब उनका क्या हमें चाहिए होगा, उनका मैनेजमेंट चाहिए होगा। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग किस पे, अपना वही CRM पे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे, कि हमारा एक्चुअली में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी भी कंपनी में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्सटर्नल रिलेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रिलेशन में क्या क्या आता है हमारा, एक्सटर्नल रिलेशन में आता है कस्टमर रिलेशंस। कस्टमर रिलेशंस क्या है, सबको पता है क्या है। कस्टमर रिलेशंस क्या होता है कि हम कस्टमर रिलेशन में क्या करते हैं कि कस्टमर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि वो लगातार हमारा क्या बना रहा है, कस्टमर बना रहा है। ठीक है, जैसा हमने पहला वीडियो में बताया था। ठीक है, कस्टमर रिलेशन क्या होता है। दूसरा कौन सी रिलेशन आती है इसमें, इसमें आती है सप्लायर रिलेशन। ठीक है, सप्लायर रिलेशन क्या है कि कंपनी के जो भी सप्लायर्स हैं, जो भी उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, या जो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या जो उनके सामान को बेचते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तभी हम कस्टमर रिलेशन को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। क्लियर है, तो ये दूसरा हमारा हो गया क्या, एक्सटर्नल रिलेशन में क्या, कस्टमर रिलेशन, और दूसरा क्या है, सप्लायर रिलेशन। ठीक है, और अब एक्सटर्नल रिलेशन जैसे है वैसे ये क्या होता है हमारा इंटरनल रिलेशन। ठीक है, तो इंटरनल रिलेशन में क्या होता है कि मतलब क्या कि हम कंपनी के अंदर माहौल अच्छा करने की कोशिश करते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। ठीक है, सारा वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, कि सब कोई आपसी मतभेद ना हो। ठीक है, कि वहाँ पे क्या है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की बन नहीं रही है एक दूसरे से। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो कंपनी के अंदर अच्छा माहौल रहे तो उसको जहाँ पे मैनेज किया जाता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, इंटरनल रिलेशंस। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो इंटरनल रिलेशन में क्या आता है, जो भी हमारे क्या है जो कि कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, विद इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मोटिवेट करते हैं किसको, एम्प्लॉयज़ को, और उनको एम्पावर करते हैं एम्प्लॉयज़ को एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब चाहे जिस भी लेवल पे हो आपको क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, आपको एम्पावर किया जाता है, आपको मतलब आपको सब चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे आप कस्टमर को क्या कर सको, सेटिस्फाई कर सको, उसको एक्सपीरियंस को अच्छा कर सको, जिससे किसका फ़ायदा हो, अल्टीमेटली किसका फ़ायदा होगा, कंपनी का फ़ायदा होगा। ठीक है, दूसरा जो इंटरनल रिलेशंस हैं, अब उनको कैसा देखा जाता है, इंटरप्राइज एसेट्स के तरह देखा जाता है। इंटरप्राइज एसेट्स का मतलब क्या है, इनको एक संपत्ति की तरह देखा जाता है कि जितना अच्छा इंटरनल रिलेशन होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ किसके बारे में सोचेंगे, फिर कंपनी के बारे में सोचेंगे। क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंपनी जो है वो क्या करती हैं, सेम हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन अप्लाई करती हैं किस पे, टू इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप्स। मतलब जो डिपार्टमेंट के बीच जो रिलेशन है, जो कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं कि HR डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और जो आपका मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट है, तो इनमें आपस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका रिलेशन माहौल अच्छा रहेगा कंपनी के अंदर, और उससे क्या होगा, रिलेशन अच्छे बनेंगे, और रिलेशन अच्छे बनेंगे तो सब किसके बारे में सोचेंगे, कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। क्लियर है, तो जैसा एक्सटर्नल रिलेशन के बारे में जितना हम लोग फोकस करते हैं उतना ही क्या फोकस करना पड़ेगा, इंटरनल रिलेशंस पे। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो कैटेगरीज में रिलेशन को डिवाइड करता है। कौन कौन से, एक एक्सटर्नल रिलेशन और हो गया एक इंटरनल रिलेशन। एक्सटर्नल में दो आती हैं कैटेगरी, एक कस्टमर और एक सप्लायर। क्लियर है, सबको समझ आ गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि रोल ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, कि जो हम ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्यों मैनेज कर रहे हैं, कि उससे क्या फ़ायदा होगा कि जितना अच्छे से आप मैनेज करोगे
उतना ही अच्छा क्या होगा, आप कंपनी के अंदर आपके क्या होंगे, सॉल्यूशंस अच्छे होंगे, आईटी सॉल्यूशंस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सॉल्यूशंस हैं वो अच्छे होंगे, आपके कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं वो अच्छी होंगी। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आईटी सॉल्यूशंस एंड न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्लियर है? और हमारी कंपनी की क्या बनेगी, कॉरपोरेट इमेज बनेगी। कॉरपोरेट इमेज का मतलब क्या है, एक होलसम इमेज बनेगी कि यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ क्या हैं, एक जैसे ही बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला एम्प्लॉय जो है वो मतलब कंपनी के बारे में नहीं सोचता है, वो सिर्फ क्या अपना फ़ायदे के बारे में सोचता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? अगर आप इंटरनल रिलेशन को अच्छे से मैनेज करोगे तो क्या होगा कि आपकी कंपनी की इमेज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पोरेट इमेज में। कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या है, एक होलसम इमेज बनेगी कि टीम डेवलप्स कॉर्पोरेट इमेज अमंग द एम्प्लॉयज़। ठीक, क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? कॉर्पोरेट इमेज का मतलब क्या है, एक होलसम इमेज, एक पूरी तरह से इमेज बनेगी कि हाँ मतलब सब लोग एक ही जैसे लगेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, वो वाला एम्प्लॉय अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, सब आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, ये सब चीज़ें। क्लियर है? दूसरा, जितना आप अच्छे से रिलेशनशिप मैनेजमेंट करोगे उतना ही क्या होगा, कन्फ्लिक्ट कम होंगे। ठीक है? मतभेद कम होगा, डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट कम होंगे। ठीक है? और हम लोग किसके लिए काम करेंगे, वर्क कॉमन बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन बेनिफिट के लिए काम करेंगे। क्लियर है? दूसरा, जितना आप अच्छे से मैनेजमेंट करोगे उतना ही आपका क्या कम हो जाएगा, मार्केटिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? आप सब चीज़ें अच्छे से मैनेज कर रहे हो, कस्टमर रिलेशन भी अच्छे से मैनेज कर रहे हो, इंटरनल रिलेशन भी अच्छे से मैनेज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपस में सब लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा और कस्टमर के बारे में हम लोग क्या अच्छे से जान सकेंगे। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा, बेटर कस्टमर इनसाइट। ठीक है? कि कस्टमर के बारे में हम लोग ईजिली अच्छे से जान सकेंगे, जितना अच्छा आपका क्या होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगा। ठीक है? दूसरा, जितना अच्छा कस्टमर के बारे में जानोगे तो उसको उतने अच्छे से ऑफर्स दोगे, तो उससे क्या होगा, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो बेटर लाइफ टाइम वैल्यू। क्लियर है? सबको समझ आ गया? तो ये हमारे क्या है, रोल ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। यहाँ पे अब आगे हैं कि कुछ इनिशियल अप्रोचेस जो थी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। ठीक है? कि शुरू में जब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया तो वो कैसे डेवलप हुआ। ठीक है? तो एक पहली हमारी अप्रोच क्या है यहाँ पे, एंग्लो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच। ठीक है? एंग्लो ऑस्ट्रेलियन अप्रोच में क्या बोला गया कि जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये एक्चुअली में किसका किसका कॉम्बिनेशन है, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट वही TQM प्रोग्राम, सबको समझ आ रहा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें क्या बोला गया था कि आप अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे। कैसे इम्प्रूव करोगे, कस्टमर के बारे में ज़्यादा जानकर, इन्फॉर्मेशन उसके बारे में क्या ज़्यादा जानकर। ठीक है? ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, TQM प्रोग्राम का। कस्टमर रिलेशंस क्या होता है अभी बताया कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ठीक है? तो ये सब क्या है, कैसे सेटिस्फाई करेंगे, ये सब किसका पार्ट है, कस्टमर रिलेशंस का। और मार्केटिंग, मार्केटिंग यहाँ पे क्या, रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है? तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये किस अप्रोच में बोला गया, एंग्लो ऑस्ट्रेलियन में। ठीक है? दूसरा एक अप्रोच आई हमारी क्या, नॉर्डिक अप्रोच। ठीक है? नॉर्डिक अप्रोच में क्या बोला गया कि जो हमारा ये CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये किस किस का कॉम्बिनेशन है, इंटरेक्टिव नेटवर्क थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। इंटरेक्टिव नेटवर्क थ्योरी का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम बहुत सारा डेटा एनालाइज करते हैं, बहुत सारे ग्राफ्स देखते हैं। किसका डेटा, किसका ग्राफ, कस्टमर का। सबको समझ आ रहा है? फिर हम उसमें से क्या निकालते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे करना चाहिए तो हमारा क्या होगा, चीज़ें अच्छे से मैनेज होंगी। क्लियर है? तो इसका कॉम्बिनेशन है किसका, इंटरेक्टिव नेटवर्क थ्योरी का कॉम्बिनेशन है, कस्टमर रिलेशंस का कॉम्बिनेशन है। कस्टमर रिलेशन क्या है हमारा, सबको समझ आ रहा है, कस्टमर रिलेशन कि कैसे कस्टमर से रिलेशन बिल्ड की जाए। दूसरा रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है? तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है क्या, हमारा CRM। ये किस अप्रोच में बोला गया, नॉर्डिक अप्रोच में। ठीक है? और लास्ट एक अप्रोच आती है क्या हमारी यहाँ पे, अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच में क्या बोला गया कि अगर आपको कस्टमर और मतलब बायर और सेलर के बीच अच्छा रिलेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा कि आप अपना ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट क्या कर लो, अच्छा कर लो। मतलब कंपनी के अंदर जो इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट जो है, इसको अगर अच्छा कर लेते हो तो कंपनी जो है क्या है, सेलर है, और हमारा जो बायर है, बायर कौन है, कस्टमर, इनके बीच रिलेशनशिप क्या होगा, अच्छा बिल्ड होगा। सबको समझ आ रहा है? तो अमेरिकन अप्रोच में क्या बोला गया कि अगर हम किस पे फोकस करें,
कंपनी के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पे हम फोकस करें, इंटरनल रिलेशंस पे फोकस करें, तो हमारा बायर सेलर का रिलेशन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसी को क्या कहा गया उसमें, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। किस में बोला गया, ये अमेरिकन अप्रोच में। क्लियर है। तो ये 3 अप्रोच हैं शुरू में। फिर उसके बाद एक इससे ब्रॉड अप्रोच आई, ठीक है, जो कहाँ पे डेवलप हुई, वो डेवलप हुई क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। तो वही देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया कि वन ऑफ द ब्रॉडर अप्रोचेस, वही जैसे बोल रहे थे, ठीक है, कि ब्रॉड अप्रोच क्या डेवलप हुई सीआरएम की, कहाँ पे डेवलप हुई, सेंटर फॉर रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड सर्विस मैनेजमेंट। ये कहाँ पे है, क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड नहीं, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे एक ब्रॉड अप्रोच डेवलप हुई कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सीआरएम में क्या होती है, 6 तरह की मार्केट होती हैं। कितनी तरह की, टोटल ऑफ 6 मार्केट, ठीक है। सिर्फ इसमें कस्टमर मार्केट ही नहीं होता है, बहुत सारी मार्केट्स होती हैं। अगर इन 6 मार्केट्स पे फोकस कर लें तो वही क्या हो जाएगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे वही क्या बोला गया कि हम लोग किस पे फोकस करेंगे, कस्टमर रिटेंशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन पे तो फोकस करना ही है। एक्विजिशन का मतलब क्या है, कस्टमर को अपना कस्टमर बनाना, इसको कहते हैं क्या, कस्टमर एक्विजिशन, ठीक है, सबको समझ आ रहा है। और कस्टमर रिटेंशन का मतलब क्या है, उस कस्टमर को क्या करना, रिटेन करना, कि वो आपका लगातार क्या रहे, कस्टमर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वही शिफ्ट किधर हुआ, कस्टमर रिटेंशन पे ज़्यादा फोकस हुआ, कस्टमर एक्विजिशन पे भी फोकस है, मगर अब हम लोग किस पे शिफ्ट कर रहे हैं, कस्टमर रिटेंशन पे भी क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच जो थी कहाँ डेवलप हुई, क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इंग्लैंड, वही सबको समझ आ गया। तो यहाँ पे 6 मार्केट डोमेन्स क्या क्या है वो देख लेते हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 मार्केट डोमेन्स क्या क्या हैं। तो पहला डोमेन क्या है, वही कस्टमर मार्केट। कस्टमर मार्केट का मतलब कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल, एग्जिस्टिंग, पास्ट, ये सब, ठीक है, इंटरमीडिएट, सबको समझ आ रहा है। तो कस्टमर मार्केट में क्या है, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव का मतलब पोटेंशियल कस्टमर, एग्जिस्टिंग भी कस्टमर इसी में आते हैं, ठीक है। रेफरल मार्केट्स का मतलब क्या है, रेफरल मार्केट्स का मतलब ये है कि आप जैसे आप कोई सामान खरीदते हो और आपको पसंद आता है तो आप दूसरे को भी क्या करते हो, रेफ़र करते हो। तो आप किस मार्केट के अंदर आओगे, रेफरल मार्केट के अंदर। या दूसरे तरह से समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे क्या है, डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो कहता है कि आप इस हॉस्पिटल में जाओ, इस हॉस्पिटल में रेफ़र करेगा आपको। तो ये कैसा, वो हॉस्पिटल डॉक्टर के साथ क्या उसने बनाया, हॉस्पिटल वाले ने एक रिलेशनशिप बनाया है, और उससे क्या हो रहा है, हॉस्पिटल को क्या मिल रहा है, कस्टमर मिल रहा है, ठीक है। तो ये कैसा मार्केट है, रेफरल मार्केट है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, रेफ़र करेगा पेशेंट को किधर, टू ए हॉस्पिटल। दूसरा, जैसे हम एक एग्जांपल और लिया कि कोई कंसल्टेंट है जो चीज़ें मतलब सॉल्यूशंस देता है कि आपकी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व की जाए, ठीक है। तो वो क्या रिकमेंड करेगा, एक स्पेसिफिक आईटी सॉल्यूशन देगा। तो उस आईटी सॉल्यूशन कंपनी के साथ कंसल्टेंट ने क्या किया है, अपना रिलेशनशिप बनाया है। तो किसका फ़ायदा होगा, आईटी सॉल्यूशन कंपनी का फ़ायदा होगा। तो इस मार्केट को कहते हैं हम लोग क्या, रेफरल मार्केट। क्लियर है। तीसरा क्या है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस मार्केट। इन्फ्लुएंस मार्केट मतलब क्या है, जैसे गवर्नमेंट और कंज्यूमर ग्रुप्स, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये सब। जैसे क्या है कि गवर्नमेंट अगर बोलती है कि आप सोलर सेल यूज़ करो, ठीक है, तो किसका फ़ायदा होगा, सोलर सेल जो कंपनी बना रही है उसका फ़ायदा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई कंज्यूमर ग्रुप बोलता है कि मैगी अच्छी नहीं है, मैगी में हमारा क्या मिलता है, मान लेते हैं मरकरी मिलता है, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, ऐसा मिलता नहीं है, ठीक है, हम बता रहे हैं ऐसे ही कि मान लेते हैं क्या मिलता है, मरकरी मिलता है। तो मरकरी क्या है, इज़ डेंजरस फॉर द हेल्थ, ठीक है। तो अब लोग क्या करेंगे, मैगी खाना कम कर देंगे। तो ये इन्फ्लुएंस किया ना उसने, कंज्यूमर ग्रुप ने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया कि आप मैगी मत खाइए, ठीक है। तो सबने क्या किया, मैगी का खाना कम कर दिया, तो मैगी का मार्केट क्या हो गया, डाउन हो गया। सबको समझ आ रहा है। गवर्नमेंट ने बोला कि सोलर सेल यूज़ करो, तो किसका मार्केट इंप्रूव हो गया, सोलर सेल का मार्केट इंप्रूव हो गया। सबको समझ आ गया। तो ये सब क्या होता है, हमारा इन्फ्लुएंस मार्केट होता है। सबको समझ आ गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, रिक्रूटमेंट मार्केट। रिक्रूटमेंट मार्केट का मतलब क्या है कि अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ अगर आप रिक्रूट कर रहे हो तो आपका बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा। सबको समझ आ रहा है। सीधी सी बात है, जितना अच्छा एम्प्लॉय होगा कंपनी में उतना ही अच्छा क्या होगा, बिजनेस करेगा कंपनी। क्लियर है। तो फॉर अट्रैक्टिंग द राइट एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या, रिक्रूटमेंट मार्केट। फिफ्थ क्या है, सप्लायर मार्केट। सप्लायर मतलब जितना आपके सप्लायर्स अच्छा काम करेंगे कि रॉ मटेरियल अच्छा आ रहा है आपको, ठीक है, आपको कंपोनेंट्स अच्छे मिल रहे हैं, वो सर्विस अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं आपके सप्लायर्स आपको, ठीक है, आपका सामान अच्छे से बेच रहे हैं वो लोग, ठीक है, तो उतना ही अच्छा आपका क्या होगा, बिजनेस ग्रो करेगा। तो वही क्या है, सप्लायर मार्केट।
सिक्स्थ क्या है, इंटरनल मार्केट। इंटरनल मार्केट का मतलब क्या है, कुछ नहीं, वही इंटरनल मार्केट से मतलब क्या है, इंटरनल मार्केट से मतलब है इंटरनल रिलेशनशिप वाला मार्केट, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज़ के बीच उसको अच्छे से इंप्रूव करो तो उससे भी क्या होगा, बिजनेस इंप्रूव होगा। क्लियर है, सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो ये 6 मार्केट है, सब लोग को ध्यान रखना है कि ये अप्रोच कहाँ डेवलप हुई थी, ये डेवलप हुई थी क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी यूके। इन्होंने क्या बताया कि हमारा सिर्फ कस्टमर मार्केट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 एक्स्ट्रा मार्केट है। कौन कौन से, रेफरल मार्केट, इन्फ्लुएंस मार्केट, रिक्रूटमेंट मार्केट, सप्लायर मार्केट एंड इंटरनल मार्केट। क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या, डिफिनेशन ऑफ सीआरएम। ठीक है, कि सीआरएम के बारे में अभी जान तो लिया, मगर एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है कि सीआरएम एक तरह की स्ट्रेटजी है जहाँ पे हम लोग किस पे फोकस करते हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप पे। 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक कस्टमर के बारे में ही अभी एक बार में सोचा जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम एक जनरल रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि सबके साथ एक ही जैसा रिलेशन, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हर कस्टमर के हिसाब से हम लोग सोचेंगे। तो किस पे फोकस है, 1-to-1 रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशन मतलब कि जैसा कस्टमर उसको वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1-to-1 रिलेशनशिप के बारे में सोचा जाता है किसका यूज़ करके, डेटाबेस नॉलेज का यूज़ करके। डेटाबेस नॉलेज का मतलब क्या है कि कस्टमर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सब जान के कि वो कैसा चीज़ें क्या अभी सर्च कर रहा है, क्या जानना चाह रहा है, क्या लेना चाह रहा है, उसका क्या प्रेफरेंस है, क्या खरीदना चाह रहा है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो ये सब क्या है, डेटाबेस नॉलेज। इसका यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप और विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मतलब हम किसके बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में सोचते हैं कि कस्टमर लगातार हमारा वो बना रहेगा। ठीक है, जिससे कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि कंपनी को सेम सामान नए कस्टमर को बेचने में ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। जो उसका पहले से कस्टमर है उसको अगर सामान बेचोगे तो उस पर पैसा खर्च कम होगा, टाइम कम खर्च होगा। ठीक है, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी किसकी बढ़ेगी, कंपनी की बढ़ेगी। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सीआरएम इज ए स्ट्रेटेजी टू फोकस ऑन इंडिविजुअल और 1-to-1 रिलेशनशिप विद कस्टमर। ठीक है, किसका यूज़ करके, किसका यूज़ करके, डेटाबेस नॉलेज का यूज़ करके। ठीक है, विद अ लॉन्ग टर्म कस्टमर पर्सपेक्टिव। क्लियर है, सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। वैसे ही एक मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हैं जो बहुत सारी मैनेजमेंट की थ्योरी दी हैं, उनका क्या नाम है, क्रिश्चियन ग्रॉनरूस। इन्होंने क्या बोला कि सीआरएम क्या है, सीआरएम इज़ ए टेक्निक, ठीक है, जो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसका यूज़ करके, डेटाबेस का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो क्या करता है, कस्टमर रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, अट्रैक्टिंग, मेंटेनिंग एंड एनहेंसिंग कस्टमर रिलेशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, क्रिश्चियन ग्रॉनरूस ने। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, किस पे मोर फोकस है, मोर फोकस ऑन कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉयल्टी एंड कस्टमर वैल्यू। क्लियर है। तो सीआरएम में हम लोग मेन फोकस कहाँ पे अभी कर रहे हैं, हम लोग किस पे, कि कस्टमर रिटेंशन पे, कि लगातार वो कस्टमर बना रहे, कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए, कि जिससे उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो और वो फिर क्या बन जाएगा, हमारा लॉयल कस्टमर बन जाएगा। ठीक है, और उससे क्या इंप्रूव होगी, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू इंप्रूव होगी। ठीक है, और कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू जब इंप्रूव होगी तो क्या बढ़ेगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज। क्लियर है। दूसरा, सीआरएम को और भी क्या कहते हैं, इट इज़ ए स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड कलेक्टिंग इट। प्रोवाइडिंग एंड कलेक्टिंग, किससे कलेक्ट कर रहे हैं और किससे प्रोवाइड कर रहे हैं, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर्स आइदर एग्जिस्टिंग, जो कि हमारे कस्टमर हैं, और पोटेंशियल, जो कि हमारे कस्टमर हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइड किसको कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, सीआरएम में किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कस्टमर्स को। ठीक है, और किनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो भी कौन है, हमारे कस्टमर्स ही हैं। और कौन कौन से किस तरह के कस्टमर्स हैं, हमारे एग्जिस्टिंग भी होंगे और पोटेंशियल भी होंगे। क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो इसको और भी क्या कहते हैं, इट इज़ ए स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द कस्टमर्स। ठीक है, एंड कलेक्टिंग फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स कौन कौन से, आइदर एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है। तो सीआरएम में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो 4 मेजर रोल प्ले करते हैं लोग, वो कौन कौन से हैं, 4 लोग कौन कौन से हैं, कस्टमर्स, ठीक है, एम्प्लॉयज़,
सप्लायर्स और पार्टनर्स। ठीक है, ये चार हमारे क्या हैं, मेजर स्टेक होल्डर्स हैं किसमें, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। ये चार लोग पे हम लोग क्या ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, इन्हीं चार के अगर ऊपर फोकस कर लिया जाए तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या हो जाएगा हमारा, बहुत ही इफ़िशियंट हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमारे चार प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स कौन हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें, सीआरएम में, क्या है, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स एंड पार्टनर्स। ठीक है, सबको समझ आ रहा है क्या है मतलब, कस्टमर क्या है, एम्प्लॉयज़ क्या है, सप्लायर्स क्या है, पार्टनर्स क्या है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम लोग की फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, फॉर द ग्रोथ ऑफ सीआरएम। ठीक है, तो चार मेन फैक्टर्स हैं। ठीक है, चार मेन फैक्टर्स हैं हमारे क्या, फॉर द क्या कहते हैं, ग्रोथ ऑफ सीआरएम। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर क्या है, एमर्जेंस ऑफ सर्विस इकोनॉमी। ठीक है, जैसा हमने पहले पिछली क्लास में देखा था कि सर्विस इकोनॉमी का मतलब क्या है, कि सर्विस सेक्टर का क्या मतलब है कि वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ सर्विस भी होता है, प्रोडक्शन एंड डिलीवरी क्या होती है, डायरेक्ट होती है। मतलब अगर कोई टीचर है वो क्लास में पढ़ा रहा है तो टीचर प्रोडक्शन ऑफ क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है। सर्विस मतलब कौन सी सर्विस, टीचिंग। ठीक है, और डिलीवरी भी क्या कर रहा है, सर्विस की कर रहा है। ठीक है, टीचिंग कर रहा है तो वो क्या है, डिलीवरी और सर्विस। क्लियर है। तो अगर तो जितना भी सर्विस सेक्टर होता है यहाँ पे प्रोडक्शन और डिलीवरी क्या होती है, साथ साथ होती है। तो यहाँ पे अगर कस्टमर रिलेशन अच्छा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, सर्विस खराब हो जाएगी। क्लियर है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है तो क्या होगा, बच्चे तुरंत चिल्लाने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, उस टीचर को हटा दिया जाएगा। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है ये चीज़, कस्टमर ही तो है, टीचर और स्टूडेंट वाला जो रिलेशन है कस्टमर वाला ही रिलेशन है। सबको समझ आ रहा है, क्लियर है। तो अब टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो क्या होगा, बच्चे चिल्लाएंगे तो टीचर हटा दिया जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मेन फोकस, इसीलिए सर्विस सेक्टर में ज़्यादा फोकस किस पे किया गया, कस्टमर रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए। सबको समझ आ रहा है कि अच्छे से अच्छे टीचर हम लोग क्या करें, रिक्रूट करें, और उतना ही अच्छा क्या करेगी वो भी जो इंस्टीट्यूशन होगा वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। सबको समझ आ रहा है। तो इसीलिए जब इमरजेंस ऑफ सर्विस इकोनॉमी हुआ, ठीक है, अब इमरजेंस ऑफ सर्विस इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखा जाए तो 70 से 80%, ठीक है, यूएस में, यूरोप में, ठीक है, जो इनका सर्विस सेक्टर है जीडीपी में कितना परसेंट है, 70 to 80% ऑफ जीडीपी है क्या, सर्विस सेक्टर, एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि सर्विस सेक्टर का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया जैसे कंट्री में भी 55% ऑफ जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है। क्लियर है। ठीक है, मतलब जैसे फिलीपींस है, जितना भी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, 60% ऑफ जीडीपी, ठीक है, फिलीपींस करके एक कंट्री है, कहाँ है, साउथ ईस्ट में है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस किधर है ज़्यादा अभी इस वक्त के जनरेशन में, सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें कस्टमर रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्शन डिलीवरी साथ साथ होती है। हॉस्पिटल में आप गए, हॉस्पिटल ने आपको क्या अच्छा सा अगर इलाज किया तो ठीक है, नहीं अच्छा करेगा तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा, कस्टमर रिलेशन ख़राब हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है। तो हॉस्पिटल भी किस में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। क्लियर है। तो ये क्या है कि अब हमारा इसी वजह से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे क्या हो गया, फोकस ज़्यादा हो गया, इसीलिए ग्रोथ हो गया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। क्यों, क्योंकि जीडीपी में डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में 70 से 80% है, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनका जीडीपी में नियर अबाउट 55 से 65% तक क्या है, हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। इस वजह से क्या हुआ, जो हमारा मेन फोकस था वो किधर चला गया, कस्टमर रिलेशन पे, और उससे हमारा ग्रोथ किसका हुआ, सीआरएम का ग्रोथ हुआ। क्लियर है। दूसरा फैक्टर क्या है, इमरजेंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, सबको पता है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, सबको पता है, ये बताया गया पहले ही। ठीक है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे तो क्या होगा, इंटेंसिव कंपटीशन होगा। अब जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग क्या इंप्रूव करना चाहेंगे, अपनी सर्विस इंप्रूव करना चाहेंगे, अपने प्रोडक्ट इंप्रूव करना चाहेंगे, अपने कस्टमर रिलेशन क्या करना चाहेंगे, इंप्रूव करना चाहेंगे। तो कस्टमर रिलेशन अगर इंप्रूव करना है तो हमें किस पे फोकस करना पड़ेगा, सीआरएम पे फोकस करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इमरजेंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी भी किसका रीज़न है, ग्रोथ ऑफ सीआरएम का। ठीक है। तीसरा, ग्लोबल ओरिएंटेशन ऑफ बिजनेसेस। ग्लोबल ओरिएंटेशन ऑफ बिजनेसेस से क्या मतलब है कि जब हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड क्या बन गया, हमारा क्या, एक स्मॉल विलेज। मतलब सारी मार्केट्स क्या हो गई,
इंटर कनेक्टेड हो गई। अब आपकी मार्केट नहीं रही, अब क्या हो गई, इंटरनेशनल मार्केट हो गई, ठीक है। तो एक स्मॉल विलेज जब बन गया सारा वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, सारी मार्केट आपस में इंटर कनेक्टेड हो गई, ठीक है। ट्रेड कॉमर्स क्या हो गया, बहुत अच्छे से चलने लग गया। तो अब क्या होगा, फिर से पूरे वर्ल्ड में अब कंपटीशन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो इंटेंसिव कंपटीशन अब क्या हो गया, हम पूरे इंटरनेशनल मार्केट में भी हो गया इंटेंसिव कंपटीशन, क्लियर है। तो अब फिर से जब पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इंटेंसिव कंपटीशन चल रहा है, तो आपको किधर फोकस करना पड़ेगा, आपको कस्टमर रिलेशन पे फोकस करना पड़ेगा। और कस्टमर रिलेशन को कैसे अच्छे से मैनेज करोगे, जब आप CRM को अच्छे से करोगे, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब चौथा फैक्टर क्या है यहाँ पे, चौथा फैक्टर है यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमिकली एडवांस्ड इकोनॉमीज़, ठीक है। तो अब जितनी इकोनॉमिकली एडवांस इकोनॉमीज़ है, जैसे यूएस की इकोनॉमी है, ठीक है, जापान की इकोनॉमी है, तो यूएस में लगभग 12 से 13% क्या है, बुढ़े लोग हैं, 65 साल के ऊपर लोग हैं, ठीक है। और जो जापान में लगभग 17% नियर अबाउट क्या है, हमारे 60-65 से ऊपर लोग हैं, 60-65 साल से ऊपर के लोग हैं। तो जितनी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनमें क्या किसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, तो उनको क्या चाहिए, बूढ़े लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी ली, अब क्या चाहिए उनको चाहिए सोशल सिक्योरिटी। तो बूढ़े लोगों को क्या चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, कि उनकी लाइफ अब 60 साल 65 साल जब रिटायरमेंट हो जाए तो उसके बाद क्या लाइफ अच्छी चले। तो इंश्योरेंस चाहिए उनको, ठीक है। तो इंश्योरेंस किसका पार्ट है, इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर का पार्ट है, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। उनको क्या चाहिए, उनका वेल बींग अच्छा हो, ठीक है, उनकी हेल्थ वेल्थ सब अच्छी रहे, ठीक है। तो हेल्थ अच्छा करने के लिए उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। अब खाली बैठे हुए हैं तो रिक्रिएशन के लिए भी हमें चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो कुछ करने को होता नहीं है, तो लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है, रिक्रिएशन के लिए भी क्या होगा, ये भी किसका पार्ट है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो सेम वही चीज़ है क्या, कि जितना हमारा डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में किसका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बुढ़े लोगों का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि नई चीज़ों पे क्या हो रहा है, अब नए चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है, जैसे सोशल सिक्योरिटी हो गया, वेलबिंग हो गया, जनरल वेलबिंग हो गया, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, कि मतलब उनको ट्रिप पे भेजा रहा है बुढ़े लोगों पे, ठीक है, कि आप पूरा वर्ल्ड घूम के आओ, ये सब करके आओ, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है कि कस्टमर के बारे में अच्छे से जानना है कि बूढ़े लोगों को अब क्या चाहिए। अब तो कुछ नहीं चाहिए ना, उन्होंने ज़िंदगी तो काट ली 60-65 साल, ठीक है। अब उनको टीवी फ्रिज और आइसक्रीम थोड़ी खानी है, ठीक है, उनको क्या करना है, अब अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। तो आप क्या करोगे, अब उनको ऐसे ऑफर्स दोगे जो उनको बेनिफिट अभी इस वक्त दें 60-65 साल के बाद, क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कब इम्प्रूव होगा, जब आप कस्टमर रिलेशन अच्छा करोगे। और कस्टमर रिलेशनशिप कब अच्छा होगा, जब आपका CRM टेक्निक्स अच्छी होंगी, क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो फिर से वही, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लास्ट में ये ऐसे ही एक्स्ट्रा डाल दिया है, ठीक है, क्या है कि लैक ऑफ, क्या था हमारा पास शुरू में 1990 से पहले, ना ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी अच्छी, ना ही कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अच्छी थी। तो क्या था, लैक ऑफ फास्ट इफेक्टिव एंड इंटरेक्टिव मॉडल्स ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट। मतलब कस्टमर से कांटेक्ट करना हो तो हम ना ही इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ना ही अच्छे तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब भी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारा किस पे फोकस, अब ज़्यादा हम लोग किधर मुँह करने लगे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे फोकस करने लगे। तो सेम वही चीज़ है कि CRM का ग्रोथ का रीज़न और भी क्या है कि बेटर टेक्नोलॉजीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, क्लियर है, सबको समझ आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ क्या, CRM, ठीक है। अब आगे लास्ट टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे, क्या कि बेनिफिट ऑफ CRM क्या है। तो बेनिफिट ऑफ CRM क्या है कि जितना आप कस्टमर रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज करोगे, उतना ही अच्छा क्या करोगे, आप कस्टमर को रिटेन करोगे, कस्टमर रिटेंशन होगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। कस्टमर रिटेन करेगा तो जितना ज़्यादा रिटेन करेगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि नए कस्टमर को बेचने में सामान क्या होता है, ज़्यादा पैसे लगते हैं। और अगर आप वही सामान किसको बेच रहे हो, एग्जिस्टिंग कस्टमर को, जो आपका पहले से कस्टमर था, तो फिर क्या होता है, आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सबको समझ आ रहा है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं। तो जब हम लोग CRM पे ज़्यादा फोकस करने लग गए तो हम लोग नई टेक्निक्स लाने लग गए। कौन कौन सी, क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग से मतलब क्या है कि जैसे आप मान लेते हैं कि एक गारमेंट की दुकान खोलते हो और कोई कस्टमर आता है आपके यहाँ, ठीक है, और वो आपसे क्या लेके जाता है, शर्ट लेके जाता है, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छी क्वालिटी की शर्ट प्रोवाइड की उसको, तो आप क्या होगा कि वो फिर से आएगा और आपसे क्या खरीदेगा, पैंट खरीदेगा, ठीक है, फिर से आएगा वो टॉवल खरीदेगा,
ठीक है, जो भी खरीदना है वो खरीदेगा आपसे, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग का मतलब कि आपने इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की कि कस्टमर बार बार आपसे ही सामान ले रहा है, ठीक है। तो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही सामान बेचने को क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस सेलिंग कहते हैं, ठीक है। और अप सेलिंग का क्या मतलब होता है, अप सेलिंग का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं आप सैमसंग का फ़ोन खरीदते हो 13,000 का, ठीक है, 13,000 का आपने फ़ोन खरीदा सैमसंग का, ठीक है। अब सैमसंग ने कहा कि आप क्या करो कि आप पुराना वाला फ़ोन बेचोगे, आपको 10,000 रुपये क्या मिलेगा, एक्सचेंज वैल्यू मिलेगी उस 13,000 की, और आप 20,000 का फ़ोन खरीदो। अब कितने खरीदो, 20,000 का फ़ोन खरीदो। पुराने वाले की एक्सचेंज वैल्यू कितनी है, 10,000। तो सैमसंग ने क्या कर दिया कि आपको 13,000, पहले आप कितने हज़ार रुपए के कस्टमर थे, 13,000 के थे, अब कितने के कस्टमर हो गए हो, 20,000 के। मतलब आपको महंगा सामान बेचा। तो जब महंगा सामान बेचा जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है, किसको, कस्टमर को, तो उसको कहते हैं क्या, अपसेलिंग। मतलब आपने पहले मान लेते हैं आईफोन ख़रीदा कोई 35,000 का, ठीक है, और फिर एप्पल ने आपको इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की कि आप कितने का आईफोन खरीदना चाहते हो, 65,000 का। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, अपसेलिंग। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपसेलिंग। तो क्रॉस सेलिंग में क्या है, एग्जिस्टिंग कस्टमर को सामान बेचना है, जैसा भी बेचो, ठीक है, सस्ता मद्दा जैसा भी, ठीक है, मगर सेम कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही बेचना है। अपसेलिंग का मतलब क्या है कि आप क्वालिटी ऑफ सामान क्या है, ज़्यादा अच्छी वाली बेच रहे हो, ठीक है, कि पहले 13,000 का सामान बेच रहे थे, अब 20,000 का सामान बेच रहे हो। इसको कहते हैं हम लोग क्या, अप सेलिंग। किसको बेच रहे हो, एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही बेच रहे हो। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। तो दोनों में एग्जिस्टिंग कस्टमर की ही बात चल रही है, ठीक है, सबको समझ आ रहा है कि पहले 13,000 का फ़ोन बेचा, अब की बार 20,000 का बेचा, तो इसको कहते हैं अप सेलिंग। और पहले 13,000 का फ़ोन खरीदा, ठीक है, कस्टमर ने, और आपने उसी को ही क्या बेच दिया, 2,000 का ईयरफोन बेच दिया, तो इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। सबको समझ आ गया। दूसरा, रिटेंशन ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल एंड लॉयल कस्टमर्स, ठीक है। जितना आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छे से करोगे, उतना ही क्या करोगे, आप मोस्ट वैल्यूएबल एंड लॉयल कस्टमर्स को अपने पास रखोगे। क्यों, उससे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जो हमारा मोस्ट वैल्यूएबल और लॉयल कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, देखा गया है कि 20 से 25% जो कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से ही क्या होता है, कंपनी को नियरली 70 से 80% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और नियरली 70 से 80% ही क्या आता है कंपनी को, इनके पास से ही क्या आता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है रेवेन्यू का मतलब क्या है कि आपने 1,000 रुपये की सेलिंग की, तो ये आपका क्या हो गया, रेवेन्यू, ठीक है। और 1,000 रुपये में आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो वो क्या हो गया, प्रॉफिट। सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो 20 से 25 जो टॉप कस्टमर्स होते हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, 70 से 80% प्रॉफिट और 70 से 80% क्या, रेवेन्यू के लिए। तो मतलब अगर ये वाले कस्टमर अगर लूज़ कर दोगे, मतलब जो लॉयल कस्टमर्स हैं, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप CRM की टेक्निक्स अच्छे से यूज़ करोगे, तो ये सब कस्टमर्स आपके क्या होंगे, लोग बने रहेंगे। लॉयल कस्टमर्स, मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स आपके ही रहेंगे, तो आपका प्रॉफिट ही बना रहेगा, ठीक है, लॉस नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो लोग चले गए तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छे से हिट करने वाला है, आपका रेवेन्यू बहुत अच्छे से हिट करने वाला है। क्लियर है। दूसरा, CRM का बेनिफिट क्या है कि आपको इससे मार्केटिंग बेनिफिट भी होता है। क्यों, क्योंकि आपके पास CRM से बहुत सारा क्या आ जाता है, डेटा, और डेटा आ जाता है तो आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं है, फीडबैक ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है बार बार, ठीक है, ना ही सर्वे करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पहले से ही कस्टमर का क्या है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। क्लियर है। सर्विस बेनिफिट का क्या मतलब है कि जितना आप CRM अच्छे से करोगे, उतना अच्छा आप क्या प्रोवाइड करोगे, सर्विस उतनी अच्छी प्रोवाइड करोगे, और जितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे, उतना ही अच्छा आप क्या करोगे, कस्टमर रिटेंशन उतना ही अच्छा होगा। सबको समझ आ रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। क्लियर है। तो इसका क्या है, सर्विस बेनिफिट भी है। दूसरा, CRM से क्या रिड्यूस होता है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि मार्केटिंग बेनिफिट भी, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में क्या सामान बिक रहा है, ठीक है, तो उसी के ऊपर ही क्या किया जाएगा, खर्चा किया जाएगा। सबको समझ आ रहा है। अगर आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तो इसमें भी बेनिफिट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है, ठीक है, इतना सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आपने इतना अच्छे से कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज किया है कि आपको पता है कि हर चीज़ मार्केट में क्या क्या कि किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की अनअवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो आप वही प्रोडक्ट क्या करोगे, लॉन्च करोगे, ठीक है। तो ये भी बेनिफिट है। दूसरा, इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है, वही
इतना सारा कस्टमर डेटा है आपके पास, तो आपको पता है कि वो क्या सामान खरीदना चाहता है कस्टमर, ठीक है। आईफोन खरीदना चाहता है कि सैमसंग का 10,000 का फ़ोन खरीदना चाहता है, कि उसको ईयरफोन लेना है, कि उसको हेडफोन लेना है, कि उसको रिचार्ज करवाना है, क्या करवाना है। क्लियर, सबको समझ आ रहा है। तो जितना ज़्यादा कस्टमर का डेटा होगा उतना ज़्यादा आप कस्टमर के बिहेवियर के बारे में जानोगे। क्लियर है। इट विल रिड्यूस ऑल्सो मार्केटिंग टाइम, ठीक है भाई, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेटेड हैं, ठीक है। इंटरनल रिलेशन भी अच्छा है, एक्सटर्नल रिलेशन भी अच्छा है, तो मार्केटिंग टाइम तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और इट इनेबल्स बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि CRM का यूज़ करके हम नए नए बिजनेस प्रोसेसेस यूज़ करेंगे, न्यू बिजनेस प्रोसेसेस। और न्यू बिजनेस प्रोसेसेस जब यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट आएगा, या कह सकते हैं इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट आएगा। और जब इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट आएगा तो लोग क्या करेंगे, तो लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, और ज़्यादा सामान खरीदेंगे कंपनी का क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। क्लियर है। और लास्ट हमारा क्या है, इट विल ऑल्सो इम्प्रूव वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन से मतलब क्या है कि आप बताते हो कस्टमर को कि हमारा सामान की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी। आप मान लेते हैं 40,000 का अगर एप्पल का फ़ोन ख़रीदते हो, और 40,000 का ही आप क्या ख़रीदते हो, ओप्पो का फ़ोन ख़रीदते हो, ठीक है। ओप्पो का भी 40,000 का, और ये एप्पल का फ़ोन 40,000 का, ठीक है। तो एप्पल की वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, ज़्यादा है। मतलब क्या कि हमें पता है कि 40,000 का अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एप्पल में, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। इसको कहते हैं हम लोग क्या, वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। तो जितना अच्छा आप CRM की टेक्निक्स यूज़ करोगे उतना ही अच्छा क्या इंप्रूव करोगे, वैल्यू प्रोपोजिशन। आप कस्टमर को बताओगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है। इसको कहते हैं क्या, वैल्यू प्रोपोजिशन। तो ये हो गया आज की क्लास में, ठीक है। और भाई सब लोग भाई सब्सक्राइब और लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। चलो बाय।